हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स पाठशाला, जहां आपको मिलती है एक कंप्लीट फिज़िक्स फॉर्मूला सीरीज़ आपके नीट 2020 एग्ज़ाम के लिए। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होगी और उसमें मैग्नेटिज्म भी होगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। हम सब ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा ही है, इसके फॉर्मूले में पढ़े हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब सपोज करो जैसे ये कोई एरिया है और उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है जिसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। और सपोज़ करो हमारा अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई बी इज इक्वल्स टू 0। और अगर उसका एंगल थीटा हो गया तो ये जो टर्म है पूरी कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और फाई बी की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए के बराबर। अब जो एक स्पेशल केस ले लेते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल। तो उस केस में फाई बी की वैल्यू निकालेंगे तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू ही, दैट इज़ बी ए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है म्यू एन ए आई। म्यू जहाँ पे होती है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सपोज करो अगर इसमें पूरे टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एन की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एन अपॉन एल। ए हो गया हमारा एरिया और आई हो गया हमारा करंट। तो अब आगे चलते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है कि जब व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, यानी कि जब भी हम किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अभी माइनस साइन को छोड़ देते हैं, ये देखते हैं डी फाई बाई डी टी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज होता है उस फ्लक्स का उसकी वैल्यू हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाती है। और ये जो नेगेटिव साइन लगा है ये हमारा डायरेक्शन के लिए लगा होता है। डायरेक्शन किससे? सपोज करो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हमने इसको मूव किया और वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ जो है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे सर्किट में भी देख रहे होंगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। और जो हमारा लेंज लॉ होता है वो भी ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू अपोज द कॉज। कॉज क्या है यहाँ पे? कॉज है हमारा मोशन ऑफ दिस मैग्नेट और इस मोशन की क्या डायरेक्शन है? ये है, तो इसके ऑपोजिट ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इनके फॉर्मूला को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? वर्क डन। अब कितना वर्क डन हुआ इसके मोशन के लिए? दैट इज बी ई वी एल। बी हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये कंडक्टर रखा है, ई हो गया हमारा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी हो गया हमारा वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, और एल हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा या मोशनल ईएमएफ, इसको हमने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि ये मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो दैट इज ई इज इक्वल्स टू बी वी एल। कितना करंट इंड्यूस होगा? दैट इज आई इक्वल्स टू ई बाय आर, और ई की वैल्यू रखेंगे तो ये बी वी एल अपॉन आर। फोर्स कितना हमें लगाना पड़ेगा? अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये हो जाता है आई एल बी के इक्वल, और यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। पावर कितनी हो जाती है? पावर की वैल्यू हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू वी। एफ की वैल्यू हमने निकाली तो उससे फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज आई स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे भी आई की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो इन सारे फॉर्मूले में से जो भी हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन हो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये सारी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि अगर हमारा कोई सर्किट है और उसमें उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दें तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है खुद ही की वजह से, दैट इज सेल्फ इंडक्शन।
तो अगर उस केस में देखें मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होती है, तो हो जाता है phi b इक्वल्स टू एल आई, और एल क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी वैल्यू भी हम निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। हम कह रहे हैं ना कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसकी वैल्यू होती है एल डी आई बाई डी टी। अब देखो हमने पहले ही पढ़ा था ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, तो उसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ से यही हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी, इसकी ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये जो एल है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो किसी कॉइल के लिए तो वैल्यू क्या हो जाती है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ए अपॉन एल। म्यू नॉट म्यू आर तो हमें पहले से ही पता है क्या होता है, ये परमिएबिलिटी, ये फ्री स्पेस की, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, और अगर मीडियम की दी हो तो डायरेक्ट हम म्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एन हो गए हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो गया हमारा एरिया, और एल हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कॉइल। अब उस देखते हैं कि स्पेशल केसेस में इनकी वैल्यू क्या होती है। अगर हमें निकालना हो इंडक्टेंस किसी वायर के लिए तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई। अगर हमें निकालना हो किसी हॉलो सिलेंडर के लिए जिसकी रेडियस है a, तो उस केस में इंडक्टेंस कितना हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लॉग 2l अपॉन a माइनस 1। अगर हमें निकालना हो किसी दो पैरेलल वायर्स के लिए, दो पैरेलल वायर्स जैसे ये इस तरह से रखे हुए हैं और इनके बीच का सेपरेशन है d, तो उस केस में इंडक्टेंस कितना हो जाता है L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई लॉग d बाई a। अगर हमें निकालना हो किसी सोलिनॉइड के लिए तो उस केस में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई। सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरह का ये सोलिनॉइड है जिसका रेडियस है a और लेंथ है उसकी l और एरिया हो गया हमारा कैपिटल A, तो उस केस में इंडक्टेंस की ये वैल्यू हो जाती है। अगर हमारे पास कोई दो कोएक्सियल सिलेंडर हैं जिसमें एक की रेडियस है a और दूसरे की रेडियस है b, लेंथ हो गई l, तो उस केस में हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट की जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल लॉग बी अपॉन ए। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले सेल्फ इंडक्शन के लिए। अब आगे चलते हैं। अगर हमें जानना हो कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी किसी कंडक्टर में तो वो कितनी हो जाएगी W इज इक्वल्स टू 1/2 L I स्क्वायर। L वहाँ पे सेम वही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि कंडक्टर है तो कोई कोफिशिएंट तो होगा ही। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट चीज़ होती है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, वो दो कॉइल्स की वजह से होता है। अगर किसी एक कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो दूसरे कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या वैल्यू हो जाती है MI, और उस केस में ईएमएफ के लिए क्या हम यूज़ करते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस MDI/dt। यहाँ पे भी जितना करंट चेंज होगा उसी हिसाब से हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इस m की क्या वैल्यू होती है, ये होता है म्यू नॉट म्यू आर, वही पहला परमिएबिलिटी, चाहे तो हम म्यू भी लिख सकते हैं अगर हमें मीडियम के लिए डायरेक्ट दिया हो, N1 N2 क्या है, अब मैंने बताया दो कॉइल्स हैं, तो दो कॉइल्स में एक के नंबर ऑफ टर्न्स अगर N1 है एक के लिए N2 है तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। A हो जाएगा हमारा एरिया, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि एरिया तो दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख देंगे, और L हो जाएगा हमारा लेंथ ये जो है ये पूरी टोटल लेंथ लेंगे। जैसे सपोज करो ये L1 है ये L2 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब आते हैं हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल फॉर टू इंडक्टर्स। तो अगर देखो कि हमारे पास दो इंडक्टर्स हैं और वो एक दूसरे से सीरीज़ में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, जैसे सपोज करो एक ये इंडक्टर है, कॉइल ही तो होती है इंडक्टर जो होता है, और एक ये दूसरा इंडक्टर है। अगर ये इस तरह से इनके कोफिशिएंट ऐसे जुड़े हुए हैं, ये इसका L1 है इसका L2 है, और अगर हमें पूरे के लिए निकालना है तो हम सीधा दोनों को ऐड कर देंगे। और भी हैं तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं L3 L4 एंड सो ऑन। और अगर हमारे इंडक्टर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में कभी ऐसा भी होगा कि इनके बीच में भी कोई म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो अगर हमें वो केस भी इंट्रोड्यूस करना है तो उस केस में हम +-2m लगा देते हैं। अगर दोनों पैरेलल में जुड़े हों, पैरेलल में कैसे, मतलब सपोज करो ये एक ही इस तरह से है और दूसरा वाला इसके पैरेलल में इस तरह से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ L1 एंड L2, तो उस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। और अगर हमें दो इंडक्टर्स दिए हुए हों जिनके बीच का कुछ इस तरह की कंडीशन हो, जैसे सपोज करो एक ये कॉइल और एक दूसरी कॉइल, सपोज करो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ,
ये हो गई हमारी, ये एक का है L1 और एक का है L2 कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, √L1/L2। तो ये हो गए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, ये सारे नहीं हैं बट जितने भी हैं ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीट फॉर यू से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी कंटेंट मिलेगा। ओके, बाय बाय।